नमस्कार दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके अंदर कुछ टर्म्स और उसके बाद फिर विस्कोसिटी और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे बेसिक पार्ट है जिसको सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा फोकस फॉर्मूले पे रहेगा और उससे रिलेटेड अगर कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ जानकारियाँ होंगी तो मैं उसको इसी वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से, जिसमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो मास डेंसिटी। मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक मास बोलें, दोनों सेम चीज़ है। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फॉर्मूला है मास डेंसिटी का वो है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम स्मॉल से और वॉल्यूम को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे मास की जो यूनिट है वो केजी और वॉल्यूम की जो यूनिट है वो मीटर क्यूब। हम लोगों को फॉर्मूले के साथ यूनिट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। यूनिट याद हो तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रहता है। जैसे केजी है, केजी के लिए मास, मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब के लिए वॉल्यूम। सिंपली जब भी हम डेंसिटी का यूज़ करते हैं तो जिस टर्म के साथ यूज़ हुआ रहता है उसके साथ वॉल्यूम का डिवीज़न दे देते हैं। ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी टर्म के साथ डेंसिटी को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे मास है, मास के साथ डेंसिटी लगी हुई है, यहाँ पे मास है तो मास के साथ वॉल्यूम का डिवीज़न कर देंगे। जब भी डेंसिटी किसी टर्म के साथ जुड़ी रहती है तो उस टर्म के साथ वॉल्यूम का डिवीज़न कर देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे वेट डेंसिटी है, तो वेट टर्म जो है वो डेंसिटी के साथ लगी हुई है, इसलिए वेट के साथ वॉल्यूम का डिवीज़न करना है। तो जो पहला फॉर्मूला है हमारा वो मास डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला m/v यूनिट kg पर मीटर क्यूब। सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोग का है वो वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को हम लोग स्मॉल w या फिर गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल w जो है, जैसा कि भी पहले बताया, कैपिटल W के साथ वॉल्यूम का डिवीज़न होगा। जो कैपिटल W है यानी वेट, वेट को हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर mg लिखते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं m/v इंटू जी। m/v जैसा कि पहले फॉर्मूले के हिसाब से रो हो जाएगा और ये g, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वेट डेंसिटी के लिए वो हो जाता है रो जी। और जैसा कि यहाँ पे वेट एज अ फोर्स है इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट है इसका यूनिट के लिए वो है न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ भी छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी किसी टर्म के साथ वॉल्यूम, किसी भी टर्म के साथ स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है तो उस जगह पे उस टर्म के साथ मास का डिवीज़न करते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम टर्म है वो स्पेसिफिक के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम के साथ किसका डिवीज़न करेंगे, मास का डिवीज़न करेंगे। अगर वही बात कर देते कि स्पेसिफिक एनर्जी हो, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी अपॉन मास का डिवीज़न करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बताया। वैसे यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसका जो फॉर्मूला है 1/रो है। वो कैसे आया, वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास। यहाँ पे हम इसको 1/m/v ये लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1/m/v, 1/m/v को 1/रो भी लिख सकते हैं।
क्योंकि जैसा पहले फॉर्मूले के हिसाब से है m/v इक्वल्स टू रो है, मास डेंसिटी। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट है वो मीटर क्यूब पर केजी, ये याद रखना है। वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब और मास के लिए केजी। अब जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है रो ऑफ टेस्ट अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यहाँ पे ग्रेविटी के साथ स्पेसिफिक का टर्म जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी के साथ हम लोग मास का डिवीज़न नहीं करते हैं। ठीक, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक ऐसा टर्म है फ्लूइड मैकेनिक्स में जिसमें हम लोग मास का डिवीज़न नहीं करते हैं स्पेसिफिक लगे रहने के बाद भी। यहाँ पे एक बात और क्या कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। निकाली कैसे जाती है? जैसे सपोज हम लोग को मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए मरकरी का डेंसिटी देख लिए, उसको स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवीज़न कर दिए, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आता है। इसका मरकरी का, मरकरी एज ए एग्जाम्पल है। अब सपोज यहाँ पे ये पता करना है कि स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड आपको याद रखना है कि लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड है वो वाटर है, जिसका जो डेंसिटी है वो है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। एयर के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे, जब उसका यूज़ पड़ेगा तो बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी विस्कोसिटी। ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस पे न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। जो विस्कोसिटी है उसको समझने के लिए पहले हम छोटी सी चीज़ समझते हैं। सपोज एक ब्लॉक है जो कि एक फिक्स्ड सरफेस पे स्लाइड कर रही हो किसी भी फोर्स F या फिर वेलोसिटी V से। फ्रिक्शन जो होता है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है, तो यहाँ पे जो इस ब्लॉक के लिए होगा वो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो सेम अमाउंट का जो फ्रिक्शन है वो फिक्स सरफेस पे इस डायरेक्शन में लग जाएगा, मीन्स राइट डायरेक्शन में लग जाएगा। जिस तरीके से हम मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड्स के लिए, लिक्विड के लेयर्स के बीच के लिए जो फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं उसको ही विस्कोसिटी कहते हैं। क्या? जब हम फ्रिक्शन की बात करें लिक्विड लेयर्स के बीच में तो उसको ही विस्कोसिटी कहते हैं। ये बात आपको समझना है। अब है क्या कि सपोज यहाँ पे लिक्विड की एक लेयर है ये, और एक फिक्स्ड लेयर। लिक्विड की फिक्स्ड लेयर क्यों कहते हैं? वो होता है नो स्लिप कंडीशन की वजह से। ग्राउंड है सपोज, उस पे वाटर फ्लो हो रहा है, या फिर रिवर का एग्जांपल ले लीजिए। ये सपोज एक रिवर है, सबसे निचला लेयर जो है लिक्विड का, उस पे नो स्लिप कंडीशन की वजह से वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। और जो सबसे ऊपरी लेयर होगी, या फिर हमको जहाँ भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ये समझना है। अब इन बिटवीन, इन दोनों लेयर के बिटवीन कहीं भी, इनके बीच में कहीं भी अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ से इस फिगर से समझते हैं जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स में है। यहाँ पे देखिए ये जो लेयर है सबसे ऊपर वाली लेयर थी जो कि यहाँ बनाया था। सबसे नीचे वाली लेयर नो स्लिप कंडीशन की वजह से जिसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब इन दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज y है, ये इतना छोटा होता है जिसको हम अपने आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये माइक्रोमीटर या फिर उससे भी छोटा होता है। माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर, उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा होता है। अब है क्या, सपोज सबसे ऊपर वाले लेयर, इनके बीच में मीन्स यहाँ पे जो ये लिक्विड बनाया हूँ
ये आपको ये नहीं समझना कि जो सबसे ऊपर लेयर है काफ़ी ऊपर है, ये जस्ट इससे सटा हुआ है। समझने के लिए थोड़ा दूर बनाना पड़ता है, उसको आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए इसको थोड़ा सा दूर बनाया गया है। अब देखिए है क्या, जो ऊपर वाली लेयर है और सबसे नीचे वाली लेयर है, उनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल वाई है। सबसे ऊपर वाली लेयर का जो वेलोसिटी है कैपिटल वी है। इन बिटवीन अगर देख रहे हैं सपोज स्मॉल यू है, जो कि फिक्स्ड प्लेट से स्मॉल वाई डिस्टेंस पे है। अब है क्या, जब ये ऊपर वाली जो लेयर है जब सिंपल तरीके से इसी पोजीशन पे थी, तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर दोनों का वेलोसिटी जीरो था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर वाली लेयर का आगे फ्लो हुआ, उस तरीके से ऊपर वाली जो लेयर है वो डिफॉर्म होने लगी। डिफॉर्म कैसे होती है ये आपको बाउंड्री लेयर में समझना होगा। सपोज ये एक लेयर है, अगली लेयर कुछ ऐसे गई, तीसरी लेयर कुछ ऐसे गई, चौथी लेयर फिर आगे इस तरीके से चलती चली जाती है। ठीक है, ये नो स्लिप कंडीशन की वजह से ये वाली जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो स्लिप नहीं करती, जिसका वेलोसिटी जीरो होता है। धीरे 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 वेलोसिटी जो है ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे बढ़ता चला जाता है। ये इसकी प्रोफाइल है, बाद में समझेंगे, फिलहाल अभी यहीं पे डिफॉर्मेशन जो फ्लूइड का हुआ वो सपोज डी थीटा है। तो जो हम लोग फॉर्मूला देखते आए हैं किताबों में या फिर और भी कहीं रेफरेंस बुक में, तो वो इतना ही होता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि जो भी हम लोग टाउ यूज़ किए हैं यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, जो कि ऊपर वाली लेयर पे जो फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से रेजिस्टिंग जो स्ट्रेस निकल के आया है वो है शियर स्ट्रेस, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया। टाउ का फॉर्मूला जो होता है वो एफ अपॉन ए फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखना है। ये ऊपर लेयर पे लगने वाला फोर्स निकालने में, फाइंड आउट करने में आसानी होगा, ये भी फॉर्मूला हम याद रखें। फिर जिस रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी यानी कैपिटल वी जो ऊपर वाली लेयर पे थी, उसके बीच का जो डिस्टेंस था ऊपरी लेयर और सबसे नीचे वाली लेयर यानी फिक्स लेयर के बीच में जो डिस्टेंस था वाई था, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो हम यहाँ पे स्मॉल यू के लिए भी बात किए थे कि जहाँ पे स्मॉल यू लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो फिक्स्ड सरफेस से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल वाई है, इसलिए यहाँ पे डी यू अपॉन डी वाई, जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहा जाता है, वो लिखते हैं। उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं। जिस रिस्पेक्ट में हम लोग का डिफॉर्मेशन होता है उसी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ता घटता है। और यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो डिफॉर्मेशन रेट होता है वो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। इससे रिलेटेड जो टर्म यूज हुए हैं ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। कैपिटल एफ जो है वो अपर प्लेट पे जो शियर फोर्स लग रहा है वो हो गया। वेलोसिटी अपर लेयर की या फिर अपर प्लेट की जो वेलोसिटी है वो कैपिटल वी हो गई। उन दोनों प्लेट्स के बीच की यानी लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है सबसे ऊपर और सबसे नीचे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल वाई है। ए वो एरिया है जो वाटर लेयर ऊपरी लेयर से जितना कांटेक्ट बनाई हुई है, जितने एरिया ऑफ कांटेक्ट में टच है वो लिक्विड ऊपर वाली लेयर से, वो एरिया जो है वो आपका कैपिटल ए है। अब यहाँ पे विस्कोसिटी में जो बातें समझनी है वो ये कि विस्कोसिटी जो है उसका क्लासिफिकेशन दो है। विस्कोसिटी एक है डायनेमिक, दूसरा है काइनेमेटिक। डायनेमिक टर्म वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम किसी फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी आपको सिंपल तरीके से ये याद रखना है कि जब भी किसी यूनिट में अगर न्यूटन टर्म आ रहा है, न्यूटन फोर्स का टर्म आ रहा है, तो वो डायनेमिक हो जाएगा। और जहाँ पे भी न्यूटन टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बाकी कुछ भी इंट्रोड्यूस हो जाए, वो आपका काइनेमेटिक होता है।
वहाँ पे न्यूटन इंट्रोड्यूस नहीं होता है। चलिए यहाँ पे दो चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। पहला है म्यू, जिसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। हम जनरल तौर पे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एसआई यूनिट का यूज़ करते हैं, लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट याद रखना जरूरी है। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी में सीजीएस यूनिट याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बोल देता है 4 पॉइज है, अब आप बताइए कि आपका इसमें कितना विस्कोसिटी होगा, कितना क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो खैर यहाँ पे सीजीएस यूनिट भी जो है इम्पॉर्टेंट है। डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए जो सीजीएस यूनिट है वो है पॉइज, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए जो यूनिट है, सीजीएस यूनिट जो है, वो है आपका स्टोक। ठीक, अब क्या डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए बात कर रहे थे, तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डायनेमिक है इसलिए यहाँ पे फोर्स का टर्म इंट्रोड्यूस होगा, इसलिए यहाँ पे न्यूटन आया हुआ है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट हुई वो हो गई न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसमें कहीं भी न्यूटन टर्म का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, कहीं भी न्यूटन टर्म इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए ये कौन सी विस्कोसिटी हो गई? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है, जो कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी होती है। आज के लिए इतना ही। हम आगे आने वाले वीडियो में फ्लूइड के टाइप्स को देखेंगे।